हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया बच्चों। आज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 6वां लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है। आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। हम इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन, थोरेसिक कैविटी पढ़ लिया, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि 5 स्टेप पढ़े थे हमने, कौन कौन सा ब्रीथिंग करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर इन होता है और जो होता है जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो एयर इन होता है और एयर आउट होता है। दूसरा पढ़ा था कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। तीसरा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड होता है। चौथा था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओली एंड टिश्यू था। और 5वां प्रोसेस था सेलुलर रिस्पायरेशन। उसके बाद से हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा था, और फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने में कैसे होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी कैसे होती है। उसके बाद से हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटमॉस्फेरिक एयर कितना होता है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 mm था, CO2 कितना 0.3 mm था, एल्विलाई में हमें पढ़ा था 104 mm ऑक्सीजन होता था, और CO2 हमारा होता था 40 mm था। और उसके बाद से हमारा जो था क्या उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm था ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, और जो होता CO2 था पार्शियल प्रेशर जो था वो 40 mm था। फिर जो हमारा टिश्यू था, टिश्यू हमारा क्या था, जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था वो 45 mm था, और ऑक्सीजन जो था वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो था 40 mm था। फिर आते हैं हमारा उसके बाद से फिर यही हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारा एल्वुलाई से हमारा जो था कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ठीक है। अब उसके बाद से मैंने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हमने पढ़ा था कि 97% जो होता है वो ऑक्सीजन जो होता है 97% जाता है आरबीसी से। ठीक है, 97% आरबीसी से, और 3% जाता था प्लाज्मा से। ठीक है। और CO2 हमने पढ़ा था 7% जाता है प्लाज्मा से। ठीक है, 70% जाता है आरबीसी से, वो सॉरी बाइकार्बोनेट से, और 20 से 25% जाता है अप्रॉक्स 20 से 25% जाता है हमारा किससे, आरबीसी से। ठीक है। हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया था, कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हमने सारी बात बता दी थी आपको लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा जो लाल लेक्चर है हमने CO2 का भी ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिया था कि प्लाज्मा का और बाइकार्बोनेट का कैसे होता है। ठीक है। आरबीसी का रह गया था, आज हम आरबीसी का पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उसको रिवीजन कर लेते हैं कि प्लाज्मा और उसका बाइकार्बोनेट का कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, घबराना नहीं बच्चों, सब आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है, ये आपका एल्वियोली है। ठीक है, यहाँ पे अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं तो केवल और केवल CO2 की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हम केवल केवल ऑक्सीजन की बात करते थे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में हम केवल केवल CO2 की बात करेंगे। ठीक है। अब CO2 में क्या होता है कि यहाँ से ये ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, ये सब बातें हमने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो CO2 होता है वो 40 mmHg होती है एल्वियोली में। ठीक है, ये हमारा एल्वियोली है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने बताया था कि 7% जो होती है ये हमारा टिश्यू हो गया। ठीक है, टिश्यू हो गया, टिश्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है और O2 कम होता है। ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, यहाँ पे जो होता था CO2 जो था वो 40 mmHg होता है। ठीक है, यहाँ पे CO2 45 mmHg होता है। फिर यहाँ से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड बढ़ जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड बढ़ जाता है। ठीक, ये सब हमने बता दिया था, डीऑक्सीजनेटेड बढ़ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड में इसमें CO2 45 mmHg होती है, और ऑक्सीजन की बात हम अभी नहीं करेंगे। तो बताया गया था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बताया था हमने कि जो प्लाज्मा से CO2 जाएगी वो 7% जाएगी, 7% जाएगी प्लाज्मा से, 70% जाती है बाइकार्बोनेट से, और 20 से 25% आरबीसी से। ठीक है, कितनी CO2 की सॉल्युबिलिटी हमने बताया था, CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25% हायर देन O2 होती है। ठीक है, तो जो CO2 हो
CO2 है सॉल्युबल होने के कारण जो होता है 20 से 25% जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा घुल के जाएगा, ठीक है, ज़्यादा घुल के जाएगा। अब वो कैसे जाता है आइए देखते हैं, ठीक है। ये आपका टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू हो गया, ये आपका टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू हो गया। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू। यहाँ से अब यहाँ पर आप ले लो ब्लड वेसल्स, ले लो ब्लड वेसल्स हो गया ये, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा भी होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में हमारे क्या कहते हैं, RBC था, प्लाज्मा होता है, ठीक है, WBC तो सब कुछ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मेनली RBC और प्लाज्मा की बात करेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन और मेनली RBC में किसका, हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। तो RBC यहाँ पे क्या होता है कि जो CO2 यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, CO2 ज़्यादा होने के बाद से ये CO2 जाता है प्लाज्मा में, ठीक है, और प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है, वाटर। तो प्लाज्मा से रिएक्शन करके H2O, ठीक है, तो बनाएंगे H2CO3, ठीक है, ये सब बता दिया था लेकिन एक बार रिवीजन करवा दें। और H2CO3 ये वीक एसिड है तो क्या होगा, H+ देगा, ठीक है, H+ तोड़ेगा तो H+ HCO3 माइनस टूटेगा बाइकार्बोनेट में, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होता है कि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 11th NCERT में बताया गया है कि अगर कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, विदाउट एंजाइम, तो 200 मॉलिक्यूल बनाते हैं, विदाउट एंजाइम 200 मॉलिक्यूल बनाते हैं 1 आवर में, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक। यहाँ पे प्लाज्मा पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम लगता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम लगता है, ठीक है, प्लाज्मा में, ये है तो प्लाज्मा, ठीक है, ये रिएक्शन प्लाज्मा में होती है। तो क्या होता है कि जब कोई एंजाइम आ जाता है तो रिएक्शन को इन्हेंस कर देता है। और बायोमॉलिक्यूल में बताया कि रिएक्शन इन्हेंस कितने होती है, रिएक्शन इन्हेंस हो जाती है 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स इन्हेंस हो जाती है रिएक्शन। मीन्स जहाँ वो 200 मॉलिक्यूल बनाता था 1 घंटे में, वहीं अब बनाएगा 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता रहेगा, ये रिएक्शन होता रहेगा, बनाता रहेगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो लीस्ट अमाउंट में होता है, ठीक है, लीस्ट अमाउंट में होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अगर ये ब्लड वेसल्स है तो इसमें RBC भी होगी। तो जो CO2 यहाँ से टिश्यू से निकलता है वो जाता है RBC के साइटोप्लाज्म में, ये आपका RBC हो गया, ठीक है, RBC, इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था कि यहाँ पे CO2 जाएगा तो RBC में नहीं, RBC के साइटोप्लाज्म में, RBC के साइटोप्लाज्म में जाकर वहाँ पे जाके H2O से, वहाँ के वाटर से रिएक्शन करके बनाता है H2CO3, और अगेन ये वीक एसिड होता है तो फॉर्म करता है H+ HCO3-, ठीक है। यहाँ पे लीस्ट था तो यहाँ पे कम HCO3- बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा। यहाँ पे ज़्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है RBC में। तो ये रिएक्शन होती रहेगी मल्टीपल टाइम होती रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है, और रिएक्शन होती रहेगी तो बाइकार्बोनेट बनता रहेगा, बाइकार्बोनेट बनता रहेगा। RBC में जो बाइकार्बोनेट बनता है वो भी प्लाज्मा में ही जाएगा, किस में जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा। अब जो RBC में बाइकार्बोनेट बन रहा है वो RBC में बाइकार्बोनेट जो बनेगा वो जब यहाँ पे जाता चला जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, ठीक है, और निगेटिव चार्ज कम होता चला जाएगा और रिएक्शन होगी H+ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला, H+ आयन बढ़ता चला जाएगा। इसको पॉजिटिव और निगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे शिफ्टिंग कराते हैं, किसका, क्लोरीन का। इसी को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट, इसी को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। और इस फिनोमेना को हैम्बर्गर फिनोमेना कहा जाता है। क्या, हैम्बर्गर फिनोमेना, हैम्बर्गर फिनोमेना, ठीक है, हैम्बर्गर फिनोमेना होता है, ठीक। इतनी बातें हमने कर लिया था, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, प्लाज्मा में CO2 जाएगा, ठीक है,
वाटर से रिएक्शन में H2SO3 बनाएगा। यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो कि लीस्ट अमाउंट पर होता है, तो कम रिएक्शन कम बनाएगा, कम मॉलिक्यूल बनाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कम होता है। यहाँ पे ज़्यादा होता है, ये CO3 बनाता जाएगा, बाइकार्बोनेट बनाता जाएगा और ये बाइकार्बोनेट जाता है प्लाज्मा में ही, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट डिजॉल्व होकर ही जाता है, डिजॉल्व होकर ही बाहर जाता है। ठीक है, ओके। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, तो मैंने आपको बताया था, इतना समझ में आ गया? आइए देखते हैं। जब हीमोग्लोबिन CO2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? HbCO2, दैट इज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि ट्रांसपोर्ट आप RBC के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा हमने देख लिया, ठीक है, हमने देख लिया उसके थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू। ठीक है, वहाँ पे 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू, 7% होता है प्लाज्मा के थ्रू होता है, क्योंकि 20 से 25% जो होता है सॉल्युबल होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि 70% बाइकार्बोनेट प्लाज्मा से जाता है, बाइकार्बोनेट जाता है डिजॉल्व होकर, ठीक, और 7% भी डिजॉल्व होकर जाता है, 7% भी डिजॉल्व होकर जा रहा है। ठीक, तो 70 + 7 77% हो गया। ठीक, ये जाता है डिजॉल्व स्टेट में, और वहीं ऑक्सीजन जाता था डिजॉल्व स्टेट में 3% जाता था डिजॉल्व स्टेट में। तो कितने परसेंट गुना जा रहा है ये? अप्रॉक्स 20 से 25% डिजॉल्व स्टेट में जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन से 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये होता है कि 20 से 25% सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आरबीसी में हमने देखा था जो CO2 था आरबीसी में वो 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है? आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे CO2 बाइंड करके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इम्यूनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका एल्वियोली हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, 3 लेयर हमने बताई थी, स्क्वैमस एपिथेलियम था, स्क्वैमस एपिथेलियम था, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन था, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन था, दोनों मिला के बेसमेंट सब्सटेंस बोलते थे। यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम था। ठीक है, यहाँ पे एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज थी। ठीक है, ये था। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आपकी टिश्यू होती है, ये आपकी टिश्यू हो गई। यहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, ऐसे जाता है डीऑक्सीजन ब्लड। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये एल्वियोली है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है। ठीक है, 104 mmHg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और 40 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक, क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या गया? डीऑक्सीजन ब्लड। एल्वियोली से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यू से गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? HbCO2 बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये हमारा क्या हो गया? CO2 है, और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम एट एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली के साइड जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, तो क्या होगा? जब ये होता कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है। ठीक है,
तो इसका एसिडिक नेचर कम, मतलब H+ आयन कम, मतलब pH ज़्यादा, और एयर बाहर से आती है तो टेम्परेचर कम, यानी कि H+ आयन कम, pH ज़्यादा और टेम्परेचर कम। इतनी बातें हमने कर लिया था। अब यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन, जब यहाँ से O2 आता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, ठीक है, तो HbO2 आता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, ठीक है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे CO2 ज़्यादा, टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा, ऑक्सीजन कम, ठीक है। और कहा जाता है कि ऑक्सीजन कम CO2 ज़्यादा, ये होता है हमारा बोहर इफेक्ट, ठीक है। बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट कहाँ लगेगा? जहाँ पे ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा। क्या होता है? बोहर इफेक्ट वहाँ लगेगा जहाँ ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा। तो बोहर इफेक्ट क्या करता है? बोहर इफेक्ट क्या करता है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से छुड़ाएगा, ढीला छोड़ देगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ढीला छोड़ देगा। तो जो हीमोग्लोबिन यहाँ पे HbO2 आया था, HbO2 यहाँ पे आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, बोहर इफेक्ट लगेगा तो ऑक्सीजन यहाँ चलाएगा। ये ऑक्सीजन ट्रक है, जब तक ट्रक से ऑक्सीजन खाली नहीं होगा तब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड लोड नहीं कर पाएंगे। और टिश्यू भाई साहब कह रहे हैं सर हमें मेटाबॉलिज्म करनी है, और मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन दीजिए। और ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ ऑक्सीजन कम होगा तभी तो ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन चीज़ों की चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती है। अब ऑक्सीजन यहाँ कम होगा, ठीक है, और CO2 ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? जो बोहर इफेक्ट लगता है, बोहर इफेक्ट लगेगा तो Hb हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ढीला छोड़ देगा। अभी जो इसे ढीला छोड़ता है तो क्या होगा? ऑक्सीजन चलाएगा यहाँ, ठीक है। और जब ट्रक खाली हो गया तो Hb खाली है तो CO2 से जुड़ता है, बनाता है HbCO2, दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इतना समझ आ गया? अब क्या होता है? अब क्या होता है देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है? अब ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों CO2 ज़्यादा है, ठीक है, O2 कम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू के पास ज़्यादा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू के पास कम। और जहाँ पे हमने पढ़ा था कार्बन जो होता है नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है, और एसिडिक नेचर ज़्यादा तो H+ आयन ज़्यादा, तो H+ आयन ज़्यादा, ठीक है। और H+ आयन क्या होता है? माइनस लॉग H+ इक्वल टू pH होता है इन्वर्सली पर, तो pH यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। और यहाँ पे क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी साहब तो क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा, ये टिश्यू के पास होता है। अब इसको हम ट्रांसपोर्ट कैसे करवाते हैं? क्योंकि अल्टीमेट यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो गया, अब हमें CO2 को बाहर निकालना है, दोबारा फिर से रिस्पायरेशन करना है, दोबारा फिर से ऑक्सीजन आएगी, दोबारा फिर से ऑक्सीजन इसमें टिश्यू में जाएगी, दोबारा फिर से मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद से फिर क्या होगा? CO2 लेके हीमोग्लोबिन जाएगी, फिर लंग से बाहर जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे होता है देखते हैं। ये है आपका एल्वियोली, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आ नहीं पाएगा। देख लो आप क्या होता है। यहाँ पे CO2 कम होता है, O2 ज़्यादा, या यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोहर इफेक्ट लगता है क्योंकि ऑक्सीजन कम, जहाँ पे ऑक्सीजन कम CO2 ज़्यादा वहाँ पर बोहर इफेक्ट लगेगा। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो बोहर इफेक्ट क्या करता है? उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ढीला छोड़ देगा, ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यू में, हीमोग्लोबिन खाली हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जब खाली हो तो CO2 से अटैच हो जाएगी, और CO2 से जुड़ के जो होते डीऑक्सीजन ब्लड में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के साथ जाती है एल्वियोली, और उससे बाहर निकल जाती है, ठीक है, CO2 बाहर निकल जाती है। अब वो कैसे निकलती है? क्योंकि यहाँ पे तो 7% प्लाज्मा है CO2, ठीक है, 7% प्लाज्मा के साथ जाती है। बाइकार्बोनेट 70% बाइकार्बोनेट से जाती है, और 20 से 25% ही जाती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी RBC से। कैसे जाती है वो देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना? आइए देखते हैं।
ये आपका है एल्वियोली, ठीक है, ये आपका हो गया ब्लड वेसल, ठीक है, यहाँ पे हो गया टिश्यू, ठीक, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ से HbCO2 जा रहा है, ठीक है, जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, HbCO2 जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, पहुँचा, जो प्लाज्मा से 7% है, प्लाज्मा में 7% जो CO2 है वो तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा एल्वियोली से, ठीक है, डायरेक्ट ही निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाहर एटमॉस्फेयर में CO2 निकल गया, प्लाज्मा वाला कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वाला HbCO2 पहुंचा एल्वियोली के पास, यहाँ पे पहुंचा, जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे CO2 कम होता है, ये है ब्लड वेसल, तो इसमें कुछ हीमोग्लोबिन होंगी, और कुछ हीमोग्लोबिन जो होंगी वो रिएक्शन करके यहाँ बनाएंगी इस ब्लड वेसल में HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से CO2 को रिलीज करवाएगा, क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से CO2 को रिलीज करवाएगा, ठीक है, तो ये CO2 भी कार्बन बाहर, ठीक है, 20 से 25% भी जो CO2 ट्रांसफ़र करना था वो भी बाहर हो गया, ठीक है। अब साहब बाइकार्बोनेट 70% है, ठीक है, प्लाज्मा में इसमें बाइकार्बोनेट भी 70% है। अब ये कहेंगे साहब हम कैसे जाएं, तो क्या होगा, ये होता है HbO2 स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा H2CO3, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होता है, और ये H2CO3 अनस्टेबल होने के नाते ये ब्रेक होगा CO2 + H2O, चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएंगी, ये भी हमारा बाहर हो गया, CO2 बाहर, यानी कि प्लाज्मा से और RBC से और बाइकार्बोनेट से हमारा बाहर हो गए 7% और 20 से 25%, 70%, समझ में आया, यही होता है, यही NCERT लिखती है, ठीक है, समझ गए। आइए एक बार NCERT पढ़ लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। कहता है CO2 इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन H कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, कहता है यहाँ पे ग्रेडियंट होती है, ग्रेडियंट में डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोली में ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वियोली में कम, यही होता है ग्रेडियंट, कम और ज़्यादा अंतर जो होता है उसी को ग्रेडियंट कहा जाता है। उसके बाद से कहता है POT इज अ मेजर फैक्टर व्हिच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग, ऑब्वियस सी बात है, PO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन मेजर फैक्टर होता है बाइंडिंग का, ठीक है। व्हेन PCO2 इज हाई, व्हेन PO2 इज लो, बताया था, एज इन द टिश्यू में होता है, ठीक है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, व्हेरेज यहाँ पे मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर होगा, व्हेरेज व्हेन द PCO2 लो एंड PO2 इज हाई एल्वियोली, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बोनेटेड, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, ठीक है, डिसोसिएशन, यहाँ पे कार्ब अमीनो का एसोसिएशन होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज बाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर एट, यहाँ से टिश्यू से डिलीवर होता है, डिलीवर होके जो होता है एल्वियोली से बाहर निकल जाता है। फिर कहता है RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, पहले बता दिया RBC के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम होती है जो रिएक्शन को इन्हेंस करती है, कितने गुना, 6 लाख गुना है 1 सेकेंड में, ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल यहाँ पे पढ़ा है। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट, मैंने बताया था कि
लीस्ट अमाउंट में होता है किसमें, प्लाज्मा के अंदर। दिस एंजाइम फैसिलिटेट दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये फॉलोइंग रिएक्शन मैंने आपको करवाया था, CO2 प्लस H2O कार्बन एनहाइड्राइड से H2CO3 जो ब्रेक होता है, वीक एसिड होता है जो H प्लस आयन रिलीज करता है, SCO3 हो जाता है। एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, क्योंकि कैटाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म में रिएक्शन सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड RBC, CO2 जाती है RBC में, ठीक है, CO2 RBC में जाएगी। और एट द एल्वेओलर साइट वेयर PCO2 लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद से 10 CO2 इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वेओलाई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट टू द एल्वेओलाई इज रिलीड आउट एज COG। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सिमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेओलाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यही NCERT लिखती है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इतना समझने के बाद से अब क्या होता है कि ब्रीथिंग को रेगुलेट कौन करता है, मतलब रिस्पायरेशन। अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी के किसी भी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए क्या आता है, एक कमांडर बैठे हैं, एक कमांडर, ठीक है, कमांडर। जैसे आर्मी में एक कमांडर होता है, चीफ होता है, कमांडर चीफ होता है जो सबको इंस्ट्रक्शन देता है। वैसे ही ह्यूमन फिजियोलॉजी में, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के मानव शरीर के किसी भी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, हम ब्रीथिंग की बात नहीं करेंगे, हम रिस्पायरेशन की बात नहीं करेंगे, हम पूरे मानव शरीर के किसी भी फंक्शन को, हाथ हिलाने के काम, ठीक है, आंख पलक झपकाने का काम, ठीक है, कुछ भी काम, किसी सामान को उठाने का, दौड़ने का काम, भागने का काम, देखने का काम, सारा काम, एक कमांडर होता है चीफ, जिसका नाम होता है हुजूर, उसका नाम है ब्रेन। क्या नाम है, ब्रेन, ठीक है। ये होता है जो हमारा कमांडर चीफ होता है, ब्रेन, ठीक है। लश्कर अलकायदा नहीं, कमांडर चीफ होता है, ठीक है। जैसे आर्मी होते हैं कमांडर चीफ, ऐसे ही मानव शरीर में कोई भी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिस्पायरेशन, तो हम बेसिकली केवल रिस्पायरेशन की बात करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे सांस लेना, इंस्पायरेशन पढ़ रखा है, सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। होता क्या है कि ये एल्वेओलाई है, ठीक है, यहाँ पे 104 mmHg होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है 40 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। ये टिश्यू होता है, सब पढ़ रखा हमने। यहाँ से डीऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है, यहाँ से ऑक्सीजनेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे हार्ट भी होता है जो रेगुलेट करता है, यहाँ पे, ठीक है, वेन से जाता है, वेन से हमारा पल्मोनरी आर्टरी से इसमें जाता है, और उसके बाद से यहाँ पे सिस्टमिक वेन से ऐसे होते हुए आता है, ठीक है। क्या होता है, हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। हमने थोरेसिक कैविटी पढ़ा था, यहाँ पे एक थोरेसिक कैविटी भी होती है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी भी होती है, पता है, लंग्स में थोरेसिक कैविटी रखी होती है, ठीक है, सॉरी, थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स रखी होती है। तो क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि ऊपर बेस ऑफ नेक था, ठीक है, आगे स्टर्नम था, पीछे थोरेसिक वर्टिब्रेट थी, नीचे डायफ्राम था, ठीक है, लेटरली में रिब्स थी, और लेटर में रिब्स थे, और रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल थी। इंटरकोस्टल मसल कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्या नॉर्मल रिस्पायरेशन में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पायरेशन कंडीशन में क्या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करी? नहीं, ये काम करी थी किसमें, फोर्सफुल रिस्पायरेशन में, ठीक है, फोर्सफुल रिस्पायरेशन में। अब क्या होता है कि अब हमारे हुजूर ब्रेन साथ करते क्या है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि हाथ हिलाना हो, मुझे मार्कर से बोर्ड पे लिखना है, तो कौन हमें सिग्नल देगा, ब्रेन, ठीक है, कि साहब अब तुम कुछ लिखो, ठीक है, हमें देखना है, ठीक है, हमें इस एक्सपायरेशन को देखना है, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा कि सर देखिए इसे, ठीक है, अपनी आंखों को उठाइए और देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ठीक है, ये होता है। हम रिस्पायरेशन में केवल हाइंड ब्रेन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हाइंड ब्रेन को। ठीक है, रिस्पायरेशन में किसको पढ़ेंगे? हाइंड ब्रेन को। अब क्या होता है कि हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, दैट इज PCM। क्या होता है? पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ये है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर होता है। ये हमारा सेरिबेलम हो गया। क्या होता है? सेरिबेलम। ठीक है, ये हमारा पोन्स हो गया। ठीक है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर पोन्स होता है। ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लांगेटा और नीचे जाती है तो क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करती है। और मेडुला ऑब्लांगेटा से नर्व निकलती है, मेडुला ऑब्लांगेटा से पीछे से नर्व निकलती है जो हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे को नर्व भेजती है। किस पे? थोरैसिक वर्टिब्रे को नर्व भेजती है। समझ गए? ये हमारा क्या हो गया? पोन्स। ये हमारा क्या होता है? सेरिबेलम हो गया। ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया। हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की बात है। हमें 3 चीज़ चाहिए। ब्रेन, ठीक है, ब्रेन की हमें 3, हाइंड ब्रेन की 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या क्या चाहिए हमें? हाइंड ब्रेन चाहिए। हाइंड ब्रेन में कौन सा? PCM। PCM मतलब P मतलब पोन्स, C मतलब सेरिबेलम, M मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा। और हाइंड ब्रेन में ही PCM मतलब पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा में भी हमें 2 चाहिए। कौन कौन सा? पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या क्या चाहिए? पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसमें पोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। P से पोन्स, ठीक है, P से पोन्स, P से न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब मेडुला जो होता है वो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। क्या होता है? रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, अब मान लो ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, मीन्स कैसे बताऊँ? रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। सपोज दैट ये है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, पीछे है। ठीक है, हम इसको उठा के सामने किए। ठीक, सामने किए। जब हम सामने किए तो 2 पार्ट होगी। एक होगा वेंट्रल पार्ट, एक होगा डोर्सल पार्ट। ठीक है, एक होता डोर्सल रिदम सेंटर, एक होता वेंट्रल रिदम सेंटर। वेंट्रल रिदम सेंटर, डोर्सल रिदम सेंटर। ठीक है, वेंट्रल रिदम सेंटर, डोर्सल रिदम सेंटर। ठीक है, समझ गए? यहाँ से निकाल के हम मेडुला के इधर रखें तो सामने से देखें तो ये होता है वेंट्रल रिदम सेंटर, ये तो डोर्सल रिदम सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने देखा कि मेडुला ऑब्लांगेटा के पास 2 सेंटर होते हैं। एक डॉर्स, यहाँ पे होता है पोन्स, ऊपर पाउंस, पता ही आपको। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा पे 2 पार्ट होते हैं, दैट इज डॉर्सल रिदम सेंटर और वेंट्रल रिदम सेंटर। वेंट्रल रिदम सेंटर, डॉर्सल रिदम सेंटर के पास ये 2 जो डॉर्सल रिदम सेंटर
सिग्नल भेजती है किसको, दो मसल्स को, क्योंकि रिस्पायरेशन होता है तो कौन से मसल दो इन्वॉल्व होते हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो डॉर्सल रिदम सेंटर मेनली इन्वॉल्व होता है मेनली इंस्पायरेशन के लिए, मेनली इंस्पायरेशन के लिए, मेनली इंस्पायरेशन के लिए। तो क्या होगा, दो मसल पे ये सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा ये किस पे, किस पे, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पे, और एक भेजेगा डायफ्राम पे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि हर 3 सेकंड के बाद, हर 3 सेकंड के बाद 2 सेकंड के लिए सिग्नल भेजता है। क्या, हर 3 सेकंड के बाद 2 सेकंड के लिए, हर 3 सेकंड के बाद 2 सेकंड के लिए ये सिग्नल भेजता है, भेजता है। तो जब जब ये सिग्नल भेजेगा तब तब रिस्पायरेशन होगा, ठीक है, तब तक इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, जब जब ये सिग्नल भेजेगा तब तब इंस्पायरेशन होगा। मीन्स रिस्पायरेशन जो होती है, अब रिस्पायरेशन में दोनों आ गए, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन 5 सेकंड की हो गई, ठीक है, रेस्पायरेशन 5 सेकंड की हो गई। जब एक बार सांस लेने पर 5 सेकंड का रिदम है, तो 60 मिनट में कितनी बार सांस लेंगे, 12 टाइम्स। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी लिखती भी है कि हेल्दी इंडिविजुअल 12 से 16 टाइम्स सांस लेता है। समझ गए, इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा को रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहा जाता है, और इसके 2 पार्ट होते हैं, डॉर्सल रिदम सेंटर। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी लिखी है, इसमें मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए लिखिए, कहते हैं ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब क्या करता है वेंट्रल रिदम सेंटर, वेंट्रल रिदम सेंटर सिग्नल भेजता है किन दो मसल, ये मेनली होता है वेंट्रल रिदम सेंटर जो होता है ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों करवाता है, लेकिन इंस्पायरेशन करवाएगा कौन, DRS। ठीक है, डॉर्सल रिदम सेंटर या डॉर्सल रिदम सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेंट्रल रिदम सेंटर जो होता है सिग्नल भेजता है किन दो मसल पे, ये काम करता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। तो क्या होगा, जो वेंट्रल रिदम सेंटर है फोर्सफुली कब काम करेगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, जैसे समझा लिया कि ऐसे जब कुत्ता दौड़ाएगा तब इसमें काम करेगा फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में वेंट्रल रिदम सेंटर में। तो क्या करता है, जो वेंट्रल रिदम सेंटर या वेंट्रल रिदम सिस्टम होता है वो मैसेज भेजता है किसको, DRS को, कि भाई साहब जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन करो, जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन करो। ठीक है, कुत्ता दौड़ा रहा है, जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन करो। और ये सिग्नल भेजता है दो मसल को, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, और क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल पे। ठीक है, एब्डोमिनल मसल पे, समझ गए। तो BRS भेजता है, ठीक है, जो वेंट्रल रिदम सेंटर है वो भेजता है सिग्नल किस पे, डॉर्सल रिदम सेंटर पे। ठीक है, डॉर्सल रिदम सेंटर पे क्या करने के लिए, कि जल्दी जल्दी सांस लो। ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुत्ता दौड़ा रहा है, तो जल्दी जल्दी सांस लो। और ये सिग्नल भेजता है कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पर और एब्डोमिनल मसल पे। और हमने बताया था कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो किस पे वर्क करती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फोर्सफुल एक्सपायरेशन में वर्क करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और एब्डोमिनल मसल जो होती है तुरंत डायफ्राम को ऊपर भेजती है, क्योंकि डायफ्राम थोड़ा सा और नीचे चला जाता है। ठीक है, ये सब हमने बताया था। ठीक है, अब होता है पॉन्स।
पोन्स क्या होता है, वो न्यूमोटैक्सी सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सी सेंटर इसे बोलते हैं, न्यूमोटैक्सी सेंटर। टैक्सी मतलब फास्ट, ठीक है, टैक्सी मतलब फास्ट। ये क्या करता है, न्यूमोटैक्सी सेंटर भी किसको सिग्नल भेजता है, डीआरएस को, ठीक है, डीआरएस को सेंटर भेजता है कि जल्दी 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 डीआरएस करो, ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब सिग्नल भेजो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को जल्दी जल्दी इंस्पायरेशन हो। ये भी क्या करता है, जब कुत्ता दौड़ाता है सांस लेते हैं, खूब तेजी से सांस लेते हैं, उसमें काम करता है, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी डीआरएस को सेंटर भेज, तो सिग्नल भेजता है कि जल्दी जल्दी, डीआरएस को बोलता है कि सर जल्दी जल्दी सिग्नल भेजो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को और इंस्पायरेशन करवाओ, ठीक है। फिर यहीं पे एक चीज़ और एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा के पास क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर रिदम सेंटर के पास, रिदम सेंटर के पास कीमो सेंसिटिव एरिया होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये हमारा हो गया ब्रेन समझ लो, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट से हमारा सिस्टमिक आर्टरी निकलती है। आर्टरी में कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्रेन के पास गई ब्लड तो उसे पता चला कि CO2 ज़्यादा, H+ ज़्यादा और pH कम। ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, बताएंगे क्यों। तो ब्रेन डिटेक्ट करेगा CO2 ज़्यादा, H+ ज़्यादा, pH कम, तो ब्रेन कहेगा क्या, ब्रेन के पास होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, मतलब उसके पास रिदम सेंटर के पास होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमो मतलब होता है केमिकल, सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव होना। तो कीमो मतलब केमिकल, CO2 ज़्यादा, H+ ज़्यादा, pH कम, ये तो तीनों केमिकल ही हैं। तो जो केमी सेंसिटिव एरिया होता है वो तीनों केमिकल के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो कीमो सेंसिटिव एरिया ये उसको सेंसिटिव करेगा, ठीक है, सेंस करेगा उसको, कीमो सेंसिटिव एरिया जो तो केमिकल को सेंस करेगा। और जब उसे ब्रेन के पास पहुंचेगा तो ब्रेन कहेगा अरे इसमें तो सिस्टमिक आर्टरी से जो ब्लड आ रही होगी उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा क्या है, CO2 है, तो इसका मतलब उसे लगेगा कि लंग्स कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया में जो ये सेंस करने के बाद से क्या होगा, ये भी DRS या DRC यानी कि डॉर्सल रिदम सेंटर या डॉर्सल रिदम सिस्टम को मैसेज करेगा या सिग्नल देगा, मैसेज करेगा, सिग्नल देगा कि भाई साहब लंग्स में कुछ गड़बड़ है, तो तुम क्या करो, डीप और स्ट्रांग रिस्पायरेशन करो, ठीक है, जिससे क्या हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो हम क्या करें, जमाई लेंगे डीप और स्ट्रांग, तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ आएगी। कीमो सेंसिटिव एरिया भी DRS को या DRC को मैसेज देता है। तो मेन रोल क्या है, मेन रोल डॉर्सल रिदम सेंटर का होता है, जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा के दो पार्ट होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है। अब इसके बाद से इतना समझ में आ गया, कुछ ना समझ में आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक और चीज होती है, कीमो रिसेप्टर। क्या होता है, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर। एनसीईआरटी लिखती पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर। क्या लिखती, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। पेरीफेरल मतलब चारों तरफ, जैसे आंख भी रिसेप्टर हो, स्किन भी रिसेप्टर, नोज भी रिसेप्टर होगी, ठीक है, ईयर भी रिसेप्टर ही तो है, ठीक है, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, सिग्नल को या तो ब्रेन इनसे सिग्नल लेगा या तो खुद डिटेक्ट करेगा। क्या होता है, या तो ब्रेन इनसे डिटेक्ट करेगा या तो खुद डिटेक्ट करेगा, ठीक है। क्या डिटेक्ट करता है,
ठीक है, ये भी है CO2 आयन, CO2, ठीक है, CO2 ज़्यादा, H+ आयन ज़्यादा और pH ज़्यादा, pH कम, इसको डिटेक्ट करता है। ऑक्सीजन की बात नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे बताते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ठीक, यहाँ से क्या होता है, निकलता है आर्क ऑफ एरोटा, ठीक, आर्क ऑफ एरोटा, ठीक है। अब आर्क ऑफ एरोटा से हमारी क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी निकलती है। यहाँ से कैरोटिड आर्टरी जो होती है, जो ब्रेन के पास जाती है, कैरोटिड आर्टरी होगी, ठीक, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इसी को एरोटिक आर्क भी कहा जाता है, ठीक है, एरोटिक आर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, ये जो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे ब्रेन के पास, ठीक है, जो ब्रेन के पास जाती है, यहाँ पे देखते हैं रिसेप्टर क्या करते हैं, देखते हैं कि CO2 ज़्यादा है, H+ आयन ज़्यादा है, pH कम है। तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये रिसेप्टर फिर से सिग्नल भेजते हैं किसको, DRS को, DRS को फिर से सिग्नल, और DRS को सिग्नल मिलता है कि भाई साहब लंग्स में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, CO2 ज़्यादा हो रही है। तो क्या करेंगे, DRS फिर से क्या करेंगे, फिर से सिग्नल भेजेंगे किसको, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को, और किसको, डायफ्राम को, डायफ्राम को, इन दोनों को सिग्नल भेजेंगे। ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, और इंस्पायरेशन होगा तो इंस्पायरेशन क्या होगा, तो CO2 कम हो जाएगा, H+ आयन कम हो जाएगा और pH ज़्यादा हो जाएगा। दैट्स इज रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, यही होता है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोग कीमो सेंसिटिव एरिया और कीमो रिसेप्टर को एक ही मान लेते हैं, एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। कीमो सेंसिटिव एरिया केमिकल के लिए सेंसिटिव होता है, वो केमिकल को सेंस करता है, और कीमो रिसेप्टर जो होता है वो क्या होता है कि कैरोटिड आर्टरी में जो ब्लड जाती है, उनमें से जो रिसेप्टर रिसीव करते हैं, वो जो सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं, उस ब्रेन से हमें सिग्नल जब उसमें ब्लड में देखता है ब्रेन कि इसमें CO2 ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है और pH कम है, तो सिग्नल भेजता है DRS को। अल्टीमेट मेन रोल किसका होता है, DRS का होता है, दैट इज डॉर्सल रिदम सेंटर या डॉर्सल रिदम सिस्टम। तो हम एक बात लिख सकते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर, ये किसको सिग्नल भेजते हैं, ये सारे के सारे मेडुला ऑब्लंगेटा को सिग्नल भेजते हैं। क्या यह मैं टेबल बना सकता हूँ, दैट्स इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, ये होता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा एनसीईआरटी नहीं लिखती है तो इसमें मैं बताऊंगा नहीं कि DRS है कि BRS है, ठीक है। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, नन ऑफ दीज, तो क्या होता है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी अगर मान लो ब्रेन के पार्ट दे दिया, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, तो क्या होता है, पोन्स। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कह सकते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेटरी रिदम सिस्टम, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, पोन्स या सेरिब्रम, तो क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। कीमोसेंसिटिव किसके लिए सेंसिटिव होता है, किसके लिए, वो किसके लिए होता है, CO2, हाइड्रोजन, pH, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए नहीं होता है। अब इसमें एनसीईआरटी की हम लाइन पढ़ते हैं, कहते हैं ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पायरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यू।
जितना बॉडी की टिश्यू को डिमांड होगा उसी के हिसाब से हम मॉडरेट कर सकते हैं कितना हमें रिस्पायरेशन करना है, कितना रिस्पायरेशन नहीं करना है। दिस इज डन बाय द न्यूरो सिस्टम। मैंने बताया था कि एक कमांडर होता है, कौन? ब्रेन को ही न्यूरो सिस्टम कहा जाएगा। ये स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन मैंने बताया था ब्रेन के हैंड ब्रेन में ही होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और उसी को रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहता है। इज प्राइमरी मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन, मुख्यतः मैंने बताया था DRS मुख्यतः, ठीक है। उसके बाद से बोलता है अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सी सेंटर, बता दिया। फिर उसके बाद कहता है कि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पायरेशन। न्यूरल सिग्नल जो होता है कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, सच बात है। एंड देयर बाय अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। न्यूरल सिग्नल जो ब्रेन का सिग्नल जो होता है वो रिस्पायरेशन को अल्टर कर सकता है और उसको मॉडरेट भी कर सकता है, ठीक है। और कहता है कि ये कीमोसेंसिटिव एरिया इंस्टीट्यूटेड एडजेसेंट टू, मैंने बताया था रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास में होता है कीमोसेंसिटिव एरिया व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन एंड pH के लिए। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस, जैसे ये इंक्रीज होता है कीमोसेंसिटिव एरिया जो होता है एक्टिवेट होती हैं और किसको DRS को सिग्नल भेजती हैं। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस व्हिच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, DRS को सिग्नल भेजती है टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो कहती है कि जितनी आवश्यकता एडजस्टमेंट है उतनी एडजस्टमेंट करिए, ठीक है। तो क्या करते हैं? नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जितनी आवश्यकता होती है। इन दी रिस्पायरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंस कैन बी लोडेड रिसेप्टर एसोसिएट विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन। और ये भी क्या करते हैं? नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, नेसेसरी एडजस्टमेंट करते हैं, सिग्नल भेजते हैं रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर को जितनी भी रिमीडियल होती है आवश्यकता होती है। सुचारात्मक, रिमीडियल मतलब सुचारात्मक। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन क्वाइट मतलब इसका जो होता है क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, बहुत ही कम या ना के बराबर होता है, ठीक, ये होता है, समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें पहला होता है अस्थमा। अस्थमा इसको फॉरेन में बोलते हैं एस्मा। क्या बोलते हैं? एस्मा, ठीक है। इसी को दमा बोलते हैं, इसी को अस्थमा बोलते हैं, ठीक। ये होता है एलर्जी रिएक्शन। क्या होता है? एलर्जी रिएक्शन। एलर्जी से क्या रिलीज होता है? मास्ट सेल और सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये दोनों क्या करते हैं? जो ट्रैकिया है, हमारे ट्रैकिया जैसे ट्रैकिया होते हैं, और ये प्राइमरी ब्रोंकाई हुई। तो ये करते क्या है? ये मास्ट सेल और सेरोटोनिन है, इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है? सांस लेने में पर्सन को कठिनाई होती है, ठीक है, सांस लेने में पर्सन। और जब पर्सन सांस लेगा तो घड़ाहट के ऐसे आवाज़ आएगी, घड़घड़ाहट की, कैसे? वूजिंग साउंड आती है, वूजिंग साउंड, ठीक है, वूजिंग साउंड होता है। ये परमानेंट होगा नहीं, ये जब एलर्जी होगी तब होगा। अस्थमा कब होगा? जब एलर्जी होगी तब होगा, ठीक है। ये कौन से डिसऑर्डर? एलर्जी डिसऑर्डर होती है, ठीक है। परमानेंट डिसऑर्डर नहीं, एलर्जी डिसऑर्डर होती है, ठीक है, ये होती है। इसी को, इसमें जब पर्सन सांस लेता है तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होती है? सांस लेने में तकलीफ होती है, पेन होता है, ठीक है। और इसके लिए मेडिसिन होती है एस्थेलिन, ठीक है। इनहेलर भी यूज करते हैं, इनहेलर भी यूज करते हैं। इनहेलर जैसे डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जो कॉन्स्टेंट होता है वो फैल जाता है, ठीक है, और सांसें प्रॉपर आने लगती हैं, ठीक है, सांस पूरा प्रॉपर आने लगता है, हवा आने लगती है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति ठीक हो जाता है, ठीक है। दूसरी डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। कौन सा सीमा? एम्फाइसीमा, ठीक है। दूसरी है एम्फाइसीमा।
एम्फाइसीमा। ठीक है, ये है आपकी एल्वुलाई। ठीक है, एल्वुलाई ये आपकी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, अब जो धुआं छोड़ने वाले लोग होते हैं, कौन? धुआं छोड़ने वाले, जैसे सिगरेट स्मोकर, सिगरेट स्मोकिंग। तो जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अब जैसे जितनी ज़्यादा लंग्स की यूनिट जो होती है, पता है आपको लंग्स की यूनिट एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई होती है। ठीक है, लंग्स की यूनिट एल्वुलाई। जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज, उतनी अच्छी इंस्पायरेशन, उतनी अच्छी लंग्स की कैपेसिटी। ठीक है, क्या होता है? जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज, उतना ही ज़्यादा इंस्पायरेशन, उतनी ज़्यादा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा हेल्दी इंडिविजुअल होगा, हेल्दी इंडिविजुअल होगा। अब होता क्या है इसमें कि जो सिगरेट स्मोकर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वुलर की वॉल होती है, ये क्या होती है? ब्रेक डाउन, ब्रेक होने लगती है, रप्चर होने लगती है। क्या होती है? रप्चर। ये होगी रप्चर होने लगती है। तो जब एल्वुलर की वॉल रप्चर होगी तो सरफेस एरिया कम, तो गैसेस एक्सचेंज कम, तो इंस्पायरेशन कम, तो कैपेसिटी कम, और हेल्दी इंडिविजुअल में डिसीज। ठीक है, ध्यान देना कि जो अस्थमा होता है वो ब्रोंकी को अफेक्ट करता है, ट्रैकिया ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स को डिफेक्ट करता था, अफेक्ट करता था। लेकिन ये किसको करता है? ये एल्वुलर मेम्ब्रेन को। ठीक है, समझ गए? और एक बायोटेक्नोलॉजी में एक और बताया, अगर बच्चे, किसी बच्चे में अगर एम्फाइसीमा होगा तो आप क्या कहोगे? वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है? नहीं, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाता है। दैट इज, वो एंजाइम की वजह से होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से होता है। कौन से? अल्फा। अगर किसी बच्चे में एम्फाइसीमा होती है तो किससे होता है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से होता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। समझ गए? जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। अब एक होता है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, अब ऑक्यूपेशन नाम ही बता रहा, जॉब, व्यवसाय। ठीक है, जो लोग स्टोन फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, जो लोग कोल फैक्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग भूसा वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये आपका ठीक है, लंग्स हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कर देते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन से ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है न्यूमोकोनियोसिस। क्या जाता है? न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस को ही न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। ठीक, अगर ये सिलिका में होता है, सिलिका के थ्रू होता है, तो इसे सिलिकोसिस कहा जाता है। अगर गन्ने के छिलके से होता है, गन्ने के छिलके से, तो इसे बैबियोसिस कहा जाता है।
बेबियोसिस कहा जाता है। दैट्स इज़ योर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं एक बार कि अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वेजिंग, घड़घड़ाना, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्योस, बता देता है। एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वेलर ऑर्डर, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक अगर स्मोकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा। आर डैमेज टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज, एक दिन सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका मतलब हम एक दिन पी लेंगे, नहीं, कभी नहीं पीना है, सिगरेट अच्छी चीज़ नहीं होती है। एम्फाइसेमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या गैस एक्सचेंज नहीं हो, गैस एक्सचेंज रिस्पायरेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी और क्या होता है, हेल्थ इंडिविजुअल को डिसऑर्डर जो है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग था। ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, ठीक है, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैनॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीड टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोसिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, इनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए, वियर करना चाहिए, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, आप कैसे, आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आई होप सब कुछ समझ में आएगा।